नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं से संबंधित आपके पेपर में बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों या फिर आपके स्कूल में अगर एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है तो आप सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको पहले ये बता दूं कि ये सीरीज जो रहेगी, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज रहती है, तो ये लगभग सारे क्लास की आएगी धीरे धीरे करके। अभी ये मैं 10th क्लास का लेकर के आ रहा हूँ, ये मैथ का है, ऐसे सारे सब्जेक्ट का रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, चाहे वो आपकी त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो। मुख्य रूप से वार्षिक के लिए तो बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से छूटने वाले नहीं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जिनसे आपके प्रश्न बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, वास्तविक संख्या। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग पूरा क्वेश्चन करके एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर मुख्य अवधारणाएं एवं परिणाम दिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में थोड़ा सा रिकैप यहाँ पर हो जाता है आप लोगों का। क्या बोल रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ये दिया गया क्या है, ये दोनों ये धनात्मक पूर्णांक है। दिए रहने पर ए से अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर का अस्तित्व है, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन आर जो है वो क्या है, जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है, और जो बी है वो आर से बड़ा है, तो इसको संतुष्ट करता है। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, जो बी है वो आर से बड़ा है और आर क्या है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है। जीरो से बराबर यानी जीरो होगा, जीरो से बड़ा इसका मतलब क्या होगा, एक दो तीन चार होगा। इसके बाद क्या आता है, दो धनात्मक पूर्णांक मान करके रखिए कि सी और डी है। तो सी बड़ा है डी से, इसका एचसीएफ प्राप्त करने के लिए यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम ये यहाँ पर दिया गया है, दो तीन ठो। तो हम लोग इसको चरण बाय चरण यहाँ पर देखेंगे। तो पहला चरण में क्या मिलता है कि ऐसी पूर्णांक संख्या q और r प्राप्त करने के लिए c बराबर q सॉरी डी क्यू प्लस आर। यहाँ पर वही पर दिया गया है कि जो जीरो है वो बड़ा है, मतलब छोटा है आर से या बराबर है, और आर छोटा है किससे, डी से, यानी डी यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू हो रहा है आपका। तो सी और डी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग आपको करना रहेगा। चरण सेकंड में क्या रहेगा, आर के बराबर जीरो अगर होगा, यहाँ पर मान लीजिए आर के बराबर अगर जीरो हो जाता है तो सी और डी का एचसीएफ संख्या डी है। क्या होगा, सी और डी का एचसीएफ संख्या जो रहेगा वो डी रहेगा। यदि आर के बराबर जीरो नहीं है तो डी और आर का विभाजिका प्रमेय का अनुप्रयोग आपको करना होगा, यानी यहाँ पर विभाजन प्रमेयिका का उपयोग आप लोग करेंगे। चरण 3 में क्या है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी आपको रखना है जब तक कि शेषफल आपका शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। इस स्तर पर भाजक की वांछित एचसीएफ होगा। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा जानकारी है कि मान लीजिए कि अगर p एक अभाज्य संख्या, यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करता है, जहाँ ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये आपको जो रूट वाले दिख रहे हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आपको क्योंकि थोड़ा सा अगर पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का अगर योग करेंगे या अंतर करेंगे तो वहाँ क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है ना। ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ये भी इसका नियम क्या है कि अगर कोई भी योग अंतर होता है परिमेय अपरिमेय का तो सदैव क्या होगा, अपरिमेय होगा। और अगर एक शून्यतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल एक परिमेय संख्या यहाँ पर होता है। इसके बाद क्या दिया, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम
ए बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी होता है। जो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए एक संख्या है, दूसरी संख्या है, तो उसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मान लीजिए कि x इक्वल टू पी अपान क्यू, जहाँ p और q सहभाज्य है, एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब q का अभाज्य गुणनखंड 2m.5n के रूप में होगा, जहां पर mn ऋणात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि x इक्वल टू पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, जहां mn ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए दिखाई देंगे। देखिए पहला चीज क्या दिया गया है, जो कि प्रतिदर्श प्रश्न दिया है, यानी ये आपको पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको कराने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा उनके द्वारा जो कि जैसे आप उदाहरण करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये परिमेय संख्या है 33/2 की पावर 2.5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त हो जाता है। किसके बाद समाप्त हो जाता है, एक दशमलव स्थान के बाद, दो दशमलव स्थान के बाद, तीन दशमलव स्थान के बाद, या तीन से अधिक दशमलव स्थान के बाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी दो दशमलव स्थान के बाद हमारा क्या हो जाता है, इसके बाद दशमलव का प्रसार समाप्त हो जाएगा। प्रतिदर्श सेकंड में क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r का अस्तित्व है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r निम्नलिखित को अवश्य ही संतुष्ट करेगा। किसको संतुष्ट करेगा, ये आप लोग जब वहां पर हम अभी देखे ऊपर में, तो ये हमको मिला था कि 0 से बड़ा होगा r या बराबर होगा r, और उससे बड़ा क्या होगा, b बड़ा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इसमें देखिए उल्टा दिया है और इसमें इक्वल टू का चिन्ह ही नहीं है, तो गलत हो जाता है। और यहाँ पर 0, इसमें भी इक्वल टू का चिन्ह न होने की वजह से ये भी क्या हो जाता है, गलत है। यहाँ पर 1 दिया है और 0, जो कि 1 कहीं तो होता है नहीं, तो आंसर नंबर हमारा सी सही हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्प है, उसमें से आपको सही विकल्प आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित का होगा। अब आपको पता होगा कि सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर 2 है तो उसके साथ हम किसी भी संख्या का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 के गुणक में ही आएगी। 2 के गुणक में जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए हम m के स्थान पर 1 रखते हैं तो a क्या हमारी सम संख्या है, नहीं, a सम संख्या नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। अगर इसके स्थान पर हम 1 रखते हैं तो क्या ये सम है, हाँ ये सम हो जाएगा 1 प्लस 1। लेकिन अगर 2 रखते हैं, क्योंकि पूर्णांक के बारे में बात किया गया, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, 2 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा, तो ये क्या है, सम संख्या नहीं है। इसमें देख लेते हैं, इसमें हम लोग अगर मान लीजिए 2 के स्थान पर 1 रखे और प्लस 1 रख लिए, यहाँ पर 1 तो ही है, m के स्थान पर हमको चेंज करना है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारा 3 हो जाएगा, तो ये भी हमारा सम तो है नहीं, विषम है। बचता है ऑप्शन नंबर हमारा सी, और ऑप्शन नंबर सी में हम लोग करके भी देख लेते हैं कि अगर 2 कोई संख्या है, उसके साथ अगर हम 1 रखते हैं, 2 के साथ 2 रखते हैं, 2 के साथ 3 रखते हैं, तो क्या आता है, क्या सम संख्या आएगा, देख लीजिए, ये भी सम, ये भी सम, और ये भी सम। तो जितने भी संख्या अगर 2 के गुणक में आएगी तो हमारी सम संख्या ही रहेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के लिए रूप होगा। देखिए जो हमारा सम संख्या यही संख्या है, तो सम संख्या में एक संख्या को अगर जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो सम संख्या अगर मान लीजिए 2m है, तो विषम संख्या क्या होगा, 2m प्लस 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 2q प्लस 1 होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमको दे रहा है वास्तविक संख्या में ही। यहाँ पर संख्या बोल रहा है कि n की पावर -1 अगर है तो 8 से विभाज्य होती है, यदि n है, यदि n क्या होगी, मतलब n का वैल्यू हमको क्या रखना है, क्या पूर्णांक होगी। पूर्णांक में हम लोग तो बहुत संख्या आती है, पूर्णांक संख्या रखेंगे तो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, और पॉजिटिव संख्या भी आती है, ये हमारे पूर्णांक हो गए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से मतलब स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक जाती है। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, तो जो 2 से विभाजित नहीं होती हमको 8 से विभाज्य होती है,
तो इस संख्या में से n का वैल्यू हमको निकालना है। तो 8 से विभाज्य में हम लोग क्या करेंगे, जैसे देख लीजिए 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं विषम संख्या, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 - 1 = 8, तो 8 से हमको 8 से विभाजित कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और या फिर क्या कर सकते हैं, दो अगर विषम संख्या, विषम संख्या हमारा क्या है, विषम संख्या हमारा 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अगर हम लोग करते हैं, जैसे इसके बाद कोई भी अगर संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर बोला है, तो अगर 3 ले लिए, 5 ले लिए, 5 पचे कितना होता है 25, 25 - 1 तो 24 हो जाएगा। 8 से हमको इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 8 से डिवाइड कर लेंगे, 8 3 24। तो ऐसी सिर्फ हमारी विषम संख्या ही है जिसमें इसको n स्क्वायर -1 के प्लेस पर रखते हैं। कोई भी विषम संख्या आप रखिए, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, तो इन सबको अगर आप रखते हैं तो ये हमारा 8 से विभाज्य हो जाती है सभी संख्याएं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको करके भी देख लीजिए, क्योंकि आप सम संख्या अगर करते हैं, सम संख्या में क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। अगर आप 2 को रखते हैं तो 2 के स्क्वायर में कितना आ जाएगा आपका, जैसे n स्क्वायर -1 है, तो 2 का स्क्वायर -1 कर लेंगे, 2 दूना 4 -1 बराबर 3। क्या 3 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं, या 8 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पर विभाज्य के बारे में बोला है। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा सही उत्तर नंबर इसमें क्या हो जाएगा, विषम संख्या यानी सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, 65 और 117 के HCF को 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो m का वैल्यू हमारा निकालना है यहाँ पर हमको। अब देखिए क्या 65 और 117 किससे डिवाइड होगा, हमको क्या है कि मान लीजिए 65 कोई संख्या है, इसका अगर HCF निकालेंगे तो 13 × 5 = 65 आता है। क्या आता है, 13 × 5 = 65। और 117 है, तो 117 हमको हमारे 13 के ही मल्टीप्लाई में आता है, तो 13 × 9 = 117 होता है। तो हमारा 13 13 दोनों में आ गया, यानी क्या आ गया हमारे, इसका HCF क्या हो गया, हमारा इसका HCF 13 हो गया। ठीक है, हमको तो HCF मिल गया कि HCF हमारे यहाँ पर 13 होता है। अब अगला देखना हमको ये है कि इस संख्या में हम ऐसा क्या रखें, यानी m के वैल्यू पर हम 1 रखें कि 2 रखें या 3 रखें या 4 रखें, कि 117 उसमें घटा भी दें तो हमारा भी वैल्यू 13 से डिवाइड हो सके आराम से। जैसे देखिए, अब मान लीजिए हम 651 रख के देखते हैं, 651 में 117 को जब हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 4 11, और यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो गया। यानी यहाँ पर 13 से हम इसको अगर डिवाइड करते हैं, 13 × 4 = 52, बचता है 14। तो क्या डिवाइड होगा, नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, एक तो हमारा होगा ही नहीं। अब एक के बाद हम लोग 2 रख करके देख लेते हैं। 652 अगर आ गया, 652 में 117 आप हटा लीजिए, तो इसको अगर 117 आप हटाते हैं तो 7 5 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 5 12 5। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 5 12, और ये 34 हो गया। ठीक है ना, 7 7 5 12 5। तो ऐसे ही आप जब करेंगे तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर ए वाला आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 5वां प्रश्न, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो हमको पता है कि अगर 13 13 × 5 = 65 होता है, तो हमारा क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। 13 × 5 = 65, और यहाँ पर क्या होगा, 13 9 117, और 9 8 कितना होता है, 17 होता है। यानी हमारी एक 13 ही ऐसी संख्या है। तो हमारा 5वां सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चौथे का हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 2। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये सब लोग नहीं लगा पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी कुछ अगर कोई लॉजिक का प्रयोग करेगा, या फिर जो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लेगा, तो आसानी से हल कर लेगा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a = x³ 3y² और b = इतना दिया गया है, तो x और y अभाज्य संख्या है, x y क्या है, अभाज्य संख्या है। तो HCF हमको निकालना है, HCF a और b का HCF निकालना है। तो इसमें पहले HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या आता है। तो अगर x³ और y² में हम लोग करेंगे, HCF निकालेंगे, तो इसमें हमारा क्या है, x जो इसमें भी हो, इसमें क्या है, XY³ तो हमको क्या है, जो अधिकतम घात दोनों में हो, क्या है,
जो अधिकतम घात दोनों में हो। तो x इसमें 3 है, x इसमें 1 है, क्या है x इसमें, अच्छा सॉरी, न्यूनतम घात, इसमें न्यूनतम घात जो दोनों में हो, तो क्या है x है ना, इसमें x कर लीजिए। इसमें क्या है एक्स स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में तो है नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, और इसमें एक्स भर है, क्योंकि अगर आप एक्स या 3 ले लेंगे तो इसमें मिलेगा नहीं। तो एक्स और वाई स्क्वायर, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर। देख लीजिए किसमें है, एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। सातवां क्वेश्चन नहीं ऐसे ही बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है पी और क्यू में अभाज्य संख्या है और दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। जब इनका आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, ए बी स्क्वायर और ए ए क्यूब बी। तो इसमें अब हमारा क्या निकलता है, इसमें जब हम लोग निकालेंगे तो हमको क्या निकलना चाहिए, ए बी स्क्वायर और ए क्यूब बी। यहाँ पर हमको मिल रहा है कि ए बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ए क्यूब, तो हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर और ए क्यूब वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी हमारा सी नंबर यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि हमको एलसीएम इसमें निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ये हम अभी ऊपर पढ़े थे, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं में विभाज्य शून्य संख्या है, तो यानी 1 से 10 तक की यहाँ पर बात कर रहा है, यानी 1 भी होगा और 10 भी उसमें शामिल है, ठीक है ना। और इससे सबसे विभाज्य क्या होगा, 10 होगा क्या, 10 1 से तो हो जाएगा, 10 से हो जाएगा क्या, 2 से हो जाएगा, हाँ 3 से हो जाएगा, नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, क्या 3 से हो जाएगा, नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, क्या 3 से होता है, 3 से करके देखिए, 3 यानी अगर आप करते हैं 2 बचता है, फिर 36 18, 18 के बाद फिर 2, हाँ 3 से हो जाएगा। 4 से होता है क्या, 4 से करके देखते हैं, 4 में बचा 1, और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 से हो गया। 5 से होगा क्या, 5 से नहीं होगा, तो ये हमारा गलत। अब इसके बाद हमारा बचता है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सब के बाद एक ही उत्तर बचता है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सभी से 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट प्रश्न भी है, ठीक है ना, इस प्रश्नावली का, यानी आप 1.1 की बात करें तो ये हमारा लास्ट प्रश्नावली है। तो इसमें क्या बोल रहा है, दशमलव का प्रसार करना है, तो इसके किसके बाद समाप्त हो जाएगा, तो परिमेय संख्या 14 587 और 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा कि इसका उत्तर आप लोग देंगे, क्योंकि मैं 9 क्वेश्चन आपको लगातार बताया, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि दशमलव प्रसार वाला क्वेश्चन तो कम से कम आप लोग इसका उत्तर जरूर दें। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक बता दीजिए इसके बारे में पूरा। और जो भी आपके ग्रुप हैं चाहे तो उसमें भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।